Good evening. Welcome to back our Jhunjhunwala Physics Classes YouTube channel. Today we will discuss about exam strategy. एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में हमें कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब लेके आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ड्यूरिंग द एग्जाम सेशन स्टूडेंट्स काफी प्रेशर में होते हैं कि एग्जाम में कैसे पढ़ा जाएगा, फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमें कैसे क्या करना होगा, हम वो एनालिसिस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको कोई भी घबराने की नीड नहीं है। ड्यूरिंग द एग्जाम सेशन आपको सबसे पहले फिजिक्स के अंदर क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है, क्या रिड्यूस हुआ है, कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं, उन सब को लेकर मैं आपके पास आया हूं। मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सैंपल पेपर मैंने एनालिसिस किया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूं आज आपके साथ, उसको भी देखिए आप। इस सेशन एग्जाम में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्वेश्चन की सीरीज में आज आपके साथ लेके आया हूं। और आज आपको हर चैप्टर वाइज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आप अप्रोक्स जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक भी अगर नहीं पढ़ना शुरू किया है, वो स्टूडेंट अगर इन क्वेश्चंस को भी अगर याद कर लेता है, इवन दैट, तो कम से कम 80 to 85% तो मिनिमम आने ही आने हैं। और रही बात फिजिक्स में, न्यूमेरिकल का दौर भी बहुत हाई होता है, तो आपको इससे डरने की नीड नहीं है। हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस को लेके भी। काफी बार क्या होता है, गिवन वैल्यू हमें अगर पता होती है, फॉर्मूला अगर हमें पता होती है, अगर फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू भी अगर पुट कर देते हैं, तो भी अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कोई क्वेश्चन आया, कोई भी लेंस से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर पूछ लिया मान लीजिए, और मैग्नीफाइंग पावर अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हमें याद है, माइक्रोस्कोप की अगर हमने वो ले ली माइक्रोस्कोप के लिए, उसके लिए हमें अगर वैल्यूज अगर गिवन है, अगर हमने गिवन वैल्यू लिखी और मैग्नीफाइंग पावर का अगर हमने फॉर्मूला लिखा, तो भी हमें क्या मिलेगा, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हमें उसमें 3 में से एग्जामिनर 2 मार्क्स श्योर देगा, 1 मार्क्स डिडक्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को लेके। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज। हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर, मैं लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, और अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो हमें क्या करेंगे, हमारे एग्जाम के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। आप उन क्वेश्चंस को देखिए। अभी तक भी अगर आप पढ़ना नहीं शुरू किया, तो अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो लीजिए, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, यस, नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 12 एटॉमिक, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर आज भी अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो फिर कब पढ़ेंगे? तो इसलिए आज भी अगर आप मेहनत करते हैं, तो आज भी अगर आप 4 से 5 चैप्टर भी अगर रीड कर लेते हैं, तो आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। जैसे लाइक दैट चैप्टर नंबर 1, 2, 3 18 मार्क्स के हैं, चैप्टर नंबर रे वेव और अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी 18 मार्क्स के हैं, सेमीकंडक्टर भी अपने आप में 7 मार्क्स का है। तो इन चैप्टर का वेटेज बहुत हाई है, और यही चैप्टर आपको क्या करेंगे, एग्जाम में लीड करवाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। तो सपोज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, इसके सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैं सबसे पहले क्वेश्चन डिराइव करता हूं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ये आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, पॉइंट चार्ज से आनी चाहिए, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज से आना चाहिए। बात क्लियर रहनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर में से डिस्कस कर रहा हूं भाई साहब। ये चैप्टर नंबर कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये आपको पता होना चाहिए। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन एंड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एट द एक्सिस लाइन पे निकालते हैं, एट द इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में से आपको अगर इस बार पूरी कोशिश लगी हुई है, तो इनमें से एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा।
अदरवाइज डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट तो आना ही आना है। और मैं आपको आज कह रहा हूं जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन सबसे पहले मैं, जिस दिन पेपर 1:30 के अराउंड फिनिश होगा, 2 o'clock मैं आपको लाइव दिखाई दूंगा और मेरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज मैच करवा के छोड़ूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर रख दिया जाए तो क्या हैपन होगा, वो क्वेश्चन बोलता है। उसके लिए आपको क्या बनाना है? सुटेबल डायग्राम बनाना है और ये बताना है कि वो अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन में होगा या नहीं होगा। जब मैंने आपको बताया था कि जब फोर्स एक्टिंग जब लगाते हैं, ये टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला क्वेश्चन ये वो वाला है। उसमें हमने स्पेशल केसेस भी किए थे और तो उसमें आपको ये बता देना है। अब आपको क्वेश्चन इसका बी पार्ट क्या बोलता है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको टॉर्क लगाना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्ट नंबर 3 बोलता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है नहीं है? पॉइंट नंबर हम 4 पे देखते हैं। पॉइंट नंबर हम क्या करते हैं? 4 पे देखते हैं। तो हम 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हाँ, यूज गॉस थ्योरम। क्या करनी है जानू आपको? गॉस थ्योरम यूज करनी है और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई साहब इस बात के क्वेश्चन को देखिए, मैं इस बात में पूरे में गैस नहीं कर सकता हूं जानू जी, लेकिन आपको यह बात पता हो जानी चाहिए कि गॉस लॉ और गॉस लॉ का प्रूफ और कैलकुलेट और इसके एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में श्योर आएगा। हम प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर ही जा रहे हैं। या तो भाई साहब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज आपको पूछेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर से। तो ये बात आप पूरा का पूरा अच्छे से याद रखना शुरू कर दीजिए। गॉस लॉ, गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन तो घोल के पी जाइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोई भी रोकने वाला नहीं है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ऑब्टेन द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर ऑफ द यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका आंसर आता है E इक्वल टू के लैम्डा अपॉन में R। ये याद हो जाना चाहिए भाई साहब। और इसमें से एक बार बोर्ड एग्जामिनर ने पूछा था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूल के फॉलो करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यूज गॉस थ्योरम। आपको गॉस थ्योरम को यूज करना है और इसको आप डिस्कस करते हुए क्या बताना आपको? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। आज आपको थिन स्फेरिकल सेल पे डिस्कस करना है। इन सब के लिए हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर किस पे डिस्कस करेंगे? 6 के अंदर। क्लियर है नहीं है? नाउ हम अब और चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 रहेगा, जिसके क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास वो लेके आए हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहला ही क्वेश्चन यही है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मेंशन द features of the electric potential of a dipole at a point compared to that due to single charge। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R
स्क्वायर होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर। डाइपोल की बात हो रही है, याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, V इक्वल के क्यू बाई आर होता है। लेकिन आप अगर पॉइंट से बात करेंगे आर और थीटा लेके, तो V इक्वल केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला वाला डेरिवेशन 101% आएगा। और इसमें एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, क्या बोलता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर कोमा थीटा। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तब भी वही बात है, आर कोमा थीटा बोले तब भी वही बात है। तो आपको हमेशा ये बात सीक्वेंसली याद रखनी है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना शुरू कर दो अभी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आए हम, क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है जिसका फॉर्मूला होता है V इक्वल के क्यू बाई आर। ये क्या होता है मेरे पास, एक पॉइंट चार्ज के लिए आता है, और सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कौन आएगा, V इक्वल के क्यू वन अपॉन आर वन, V इक्वल के क्यू टू अपॉन में आर टू, ये 2 के लिए, 3 के लिए के क्यू थ्री अपॉन में आर थ्री, सबको ऐड कर दीजिए, एक सीक्वेंस बन के आएगी V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 डेटेड Vn। तो आपके पास इन सब का एल्जेब्रिक सम आप करके लेके आएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा V इक्वल के Q1 Q2 प्लस अपॉन में R1, के Q2 अपॉन में R2, के Q3 अपॉन में R3, के Q3 डेटेड के Q1 अपॉन में Rn। तो के को कॉमन ले लीजिए, ये एक सीरीज बन रही है हमारे पास। तो के अगर आपके पास कॉमन आ जाता है तो आपके पास आंसर होगा इसका V इक्वल के समेशन I इक्वल 1 to n और के क्यू आई अपॉन में क्या हो जाएगा आर आई। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए 1 मिनट सर, हाँ ड्यू टू ए, हाँ आ गया, चलिए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसके लिए, थिन स्फेरिकल सेल के लिए, जो आपको कंडक्टिंग लेके करना है उसकी लिमिट लगाएगी। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर व्हेन पॉइंट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल आ रहा था, तो यहां क्या हो जाएगा V इक्वल के क्यू अपॉन में आर हो जाएगा। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज ओबे इनवर्स लॉ, याद रखिए। और दोनों में से ग्राफ का क्वेश्चन भी 101% पूछेगा, अदरवाइज इन दोनों का रिलेशन पूछेगा, इन दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, इनमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछेगा। और आप यूनिट डायमेंशन तो 1 नंबर की आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आनी है, सैंपल पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, तो वो भी आप याद करके रखिए, क्योंकि अब एक एक नंबर हमारे लिए बड़ा कीमती होगा और उसको हमें क्या करना है, चूज करके निकलना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूं चैप्टर नंबर 2 से, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल माइनस dV अपॉन dr। जिसका आंसर आता है वो आपको याद करना है, और ये आपके पास रिलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट लगाना है उतना लगा लीजिए, आपके काम बहुत आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जहां अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल होता है, the surface at which amount of electric potential is always same, that is called electric equipotential surface। प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, पॉजिटिव चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो जाएंगी, डाइवर्जिंग नेचर, नेगेटिव क्या कर लेगा, कन्वर्जिंग नेचर। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो उनसे एक स्फेरिकल जैसी फॉर्म बनेगी, और जब डिफरेंट चार्जेस होंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली प्रॉपर्टी में होल्ड हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस ऑफ जो कंडक्टर होती है ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, याद रखिए इस बात को लेकर आप।
नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट टू और मोर देन टू डायरेक्शन इट इज इम्पॉसिबल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ए सिस्टमेटिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट चार्ज। वही मैंने एप्लीकेशन जो भी मैं बता के गया हूं, प्रॉपर्टीज मैंने अभी डिस्कस की है, उन्हीं का मैंने डायग्राम पूछा आपसे, और श्योर है ये क्वेश्चन आएगा। तो अगर इन क्वेश्चंस को भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटली एट स्मॉल डिस्टेंस, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटली स्मॉल डिस्टेंस। मैंने अभी बताया था कि सिमिलर चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल की आपको डायग्राम बनाना है, और अपोजिट चार्जेस के लिए तो सेम के लिए जनरली मैं थोड़ा सा यहां बना के दिखाता हूं। मान लीजिए आपने प्लस ले लिया और ये आपने भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो यहां एक फील्ड बनेगा आपके पास, ठीक है, और इसका भी अपना एक फील्ड होगा। तो ये दोनों जब फील्ड क्या हो जाएगा, नियर बाई हो जाएगा, उस कंडीशन में इनकी जो डायग्राम की जो स्ट्रेटेजी है कुछ ऐसी निकल के आती है। तो ये सिमिलर चार्ज हो गया। और जब अपोजिट चार्जेस है, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डाइवर्जिंग इन नेचर, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कन्वर्जिंग इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज ऑफ द सिस्टम, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, 2 चार्जेस 3 चार्जेस और हेंस जनरली एन सिस्टम ऑफ चार्जेस। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कैलकुलेट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना इस बात को, और आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या नहीं है, 2 चार्जेस होंगे तब पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो U इक्वलेंट K Q1 K2 अपन में R12 आती है। 3 होंगे तब आपके पास क्या हो जाएगा, K2 के लिए तो आ गई है, तो थर्ड कौन आया, 3 आया ना, तो आप वहां क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपन में R12, K Q1 Q3 अपन में R13, K Q2 Q3 अपन में R23, ये 3 के लिए हो गया है। तो गाइज याद रखिए, और ऐसे कितने के लिए निकाल देंगे, एन के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो कितने के लिए बैठी है, एन के लिए नहीं बैठी है, वो 3 के लिए पूछेगा आपसे। और माइनॉरिटी अगर क्वेश्चन देता है तो फॉर्मूला पूछ सकता है भाई साहब आपके लिए, किससे, एन सिस्टम ऑफ ए पॉइंट चार्ज के लिए, ये ध्यान रखिए। बाकी आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपसे 3 के लिए पूछेगा, एन के लिए तो सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा। और उसमें एक फैक्टर आता है 1/2, जरूर याद रखिए। 1/2 अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए मैंने एनर्जी लिखी U इक्वलेंट K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखा मैंने, R12 लिखा। मान लीजिए सपोज दैट 2 चार्जेस है, लेटेस्ट देयर आर 2 चार्जेस K Q1 Q2 और इन बिटवीन डिस्टेंस R12। ये डिस्टेंस R12 है रिप्रेजेंट, ये जो डिस्टेंस R12 है दोनों की है, ना कि सिंगल की है, याद रखिए। तो 1/2 इस 1/2 जो होगा वो एक का इंक्लूडेड माना जाता है। क्लियर है नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, derive an expression for the electric potential energy of 2 point charges Q1 Q2 are placed distance in E, discuss condition of the stable and equilibrium position। आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया, उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, यू इक्वल माइनस पी कोस थीटा जो हमारे पास आती है, उसके हमें स्पेशल केसेस लेने हैं। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मींस थीटा इक्वल 0 डिग्री, और परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री, और 180 मींस एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वो आपको क्या बताने हैं, इनके केसेस बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, derive an expression for the potential energy of a electric dipole moment P, electric field E। आपको derive करके बताना है। अमाउंट ऑफ जो वर्क डन जो आता है वो मेरे पास कितना आता है, वो आपको कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इसमें जो हमारे पास क्या आएगा, Pe cos θ1 माइनस क्या आएगा, cos θ2, जो आपको कैलकुलेट करके लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Briefly explain the principle of a capacitor. Derive expression of the capacitance of parallel plate capacitor. आपको कैपेसिटर बताना है और उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल का। जनरली कैपेसिटेंस का जो प्रिंसिपल का सी इक्विवेलेंट क्या होता है, क्यू अपॉन में वी होता है। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रख दिया जाए, कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या कर दिया जाए, डिक्रीज, देन अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आप इसमें क्या करेंगे, इनके एक्सप्रेशन के डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट लेंगे 1 और 2 लेंगे और उसमें आप डायग्राम बना के एनालिसिस करेंगे। और कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट होता है वो सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, जिसका आंसर आता है वो आप क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे उसको, तो आपका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए जल्दी से देखिए, व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स, हाउ डज ए डाइलेक्ट्रिक डेवलप्ड इन द नेट डाइपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल फील्ड व्हेन इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें आपको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बताने हैं और इनके इफेक्ट बताने हैं आपको, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ध्यान रखिए, अब लग जाइए मेहनत के अंदर और फिर दोबारा से आप इनके इफेक्ट बताएंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इनके पोलर में ये होता है, कैसे इंक्रीजनेस आती है, और नॉन पोलर में भी आपको उनके एक्सप्रेशन बताने, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, थिकनेस T, हैविंग ए सेम दैट ऑफ द प्लेट्स इंसर्ट बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर। D क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस है। आप देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एप्लीकेशंस है हमारे पास। जनरली पूछा जाता है डिफाइन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मूला, और नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन पूछा जाता है व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फील्ड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फील्ड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फील्ड बिटवीन डिफरेंट थिकनेस। इनमें से एक एप्लीकेशन 101% वेरी करवाता है आज तक, या फिर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से तो श्योर आना है, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे सिलेबस में रिड्यूस हो गया है और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, तो ऑब्वियसली पूछेगा हमसे, क्लियर है नहीं है। तो लेके आइए, देखिए नया नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब देन इंसर्ट इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, एक्सप्लेन व्हाट इज द चेंज द अकर वैल्यूज, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब आपको हमारे क्लासेस के नोट्स में सब कुछ मिलेगा जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब अगर मैं यहां एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने लग गया तो शायद यही वीडियो 3 से 4 घंटे की हो जाएगी। तो डिफरेंट क्लासेस में हमें देखनी है। और नेक्स्ट हम लेके आए हैं हाँ, इसी के अंदर एक पॉइंट और था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन आपको प्लेट्स बताना है और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आपको बतानी है, वो आपको आना चाहिए, बात क्लियर रहनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट इज चार्ज बाय ए बैटरी व्हेन द बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, एक्सप्लेन व्हाट इज द चेंज अकर इन द वैल्यूज। शायद आई थिंक मैंने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर मैं 15 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर कनेक्टेड सीरीज पैरेलल। याद रखिए सीरीज का जो कैपेसिटेंस होता है वो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइडेड Cn होता है, ये पैरेलल में होता है। किस में होता है, पैरेलल में, सीरीज में नहीं होता है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस जो होता है वो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड Rn होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। याद रखिए इस बात को लेके, अच्छे से याद रखिए, कि यहां जब सीरीज की बात आ गई है तो 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डिवाइडेड 1/Cn। और पैरेलल के लिए बात करेंगे आप
तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा C3 प्लस डी डेश Cn। ये बात आपको माइंड में अच्छे से पता हो जानी चाहिए। और बार एक अच्छी सी एक बात पूछी गई है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर जो है इसमें सीरीज में, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है डिक्रीज। आप याद रखिए जो फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लाई करती है तो ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज। और जो ऐड होके एक बिग अमाउंट जो शो करते हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीजनेस को शो करेंगे। तो आपको ये बातें आइडियाज हो जाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके आए हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। मैं आज आपको बता रहा हूं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, थोड़ा हिंट इसलिए दे रहा हूं कि आप जब क्वेश्चन करो तब आपको आइडिया जल्दी जल्दी मिल जाए कि हमें कौन सा करना, हाफ CV स्क्वायर। और ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर होता है, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, U इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है एनर्जी डेंसिटी। तो भाई साहब ये आपको आना ही चाहिए। इस चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन है, याद रखना। 6 डेट को मैं 2 बजे आपके पास फिर दोबारा मिलूंगा और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मैं चूज करके दिखाऊंगा कि मैंने देखिए ये क्वेश्चन उस समय डिस्कस किया था। कम से कम 80 to 85% आपके आने श्योर है इन क्वेश्चंस को लेके। चलिए अब चैप्टर नंबर 3 की बारी है। अब चैप्टर नंबर 3 की बारी है भाई साहब। चैप्टर नंबर ये हमारे पास 3 स्टार्ट हो गया है। ऐसे अभी चैप्टर और कितने हमारे पास, 11 चैप्टर और रिमेनिंग है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं वो थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूं दोबारा से। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर टर्म्स रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वीडी इक्विवेलेंट क्या होता है, E/m इनटू टाउ होता है। तो आपको हिंट भी दे रहा हूं थोड़े जल्दी से। अगला आपको कैलकुलेट करना है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या था, I इक्विवेलेंट NA/VD, वो आपको बताना है। और बात क्या कर रहा है आगे भी देखिए, यूज दिस रिलेशन एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, आपको डिस्कस करना है इसके साथ। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो आना ही आना है, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। 101% आपसे पूछने वाला है। 2 सेल्स, उनके EMF E1 और E2 है भाई साहब। और आपको बता रहा हूं सीरीज में पूछे, पैरेलल में पूछे, इन दोनों का एक क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन आना श्योर है। तो 2 सेल ऑफ EMF E1 and E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल शोन इन द फिगर। आपको डिराइव करके बताना है, इक्विवेलेंट EMF बताना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आपको बताना है। और ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम आपके साथ मैंने दिया है, ऐसे आपको सीरीज का भी दे सकता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे लगा मेरे को ये आने वाला है वही मैंने पिकअप किया। मिलूंगा आपसे दोबारा 6 डेट को, याद रखना 6 को हम 2 बजे मिलने वाले हैं और हमारी क्लास में से डिस्कस करके देखने वाले हैं कि हमें हमारा कुछ आया है नहीं है। फिर दोबारा देखिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द आपको क्या बताना है, पॉइंट्स A और B के बिटवीन पॉइंट्स भी आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इस चैप्टर से ही है। 2 सेल EMF E1 एंड E2, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 और R2 है। उन जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 और R2 है, तो वो आपके पास है। और रेस्पेक्टिवली कहां कनेक्टेड है भाई साहब, सीरीज में है। कहां कनेक्टेड है, सीरीज में। मैंने बोला था आपको, ये बात तो अपनी हो गई है कि सीरीज से या पहले से क्वेश्चन आना है तो हमें याद भी कर लेना है। बार बार नहीं पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि ये आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसे नहीं घबराना है। आपके पास सीरीज आ चुकी है क्वेश्चंस की, इन सीरीज पे काम करना शुरू करो। मैं कल दोबारा फिर आपके पास ऐड होऊंगा, तब आपको एक नई वीडियो के साथ मैं शेयर करूंगा कि आपको फिर भी बच्चे कहते सर इतने सारे क्वेश्चन हम कैसे याद करेंगे, इसमें से भी कुछ रिड्यूस करके बताओ ना भाई साहब। अब आप एक चैप्टर से कम 5 से 6 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। कल एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आपसे मैं मिलने वाला हूं, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, स्टेट किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिक सर्किट और यूज किरचॉफ्स रूल ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी आपको आनी चाहिए, याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं लेके आया हूं आपके पास, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज ये आरबीसी वालों के था, तो मैंने इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लिया, क्योंकि जो बच्चे आरबीसी सीबीएसई को भी लेते हैं तो वो भी, उनके लिए भी एक सीक्वेंस काम करेगी, वो इन क्वेश्चंस को इसी हाथ से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप किरचॉफ्स लॉ को जरूर जरूर देखेंगे, चाहे सीबीएसई हो भाई साहब, चाहे आरबीसी हो, क्लियर है नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, पोटेंशियोमीटर भी तो आपके काम का नहीं है, ना मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में है, ना पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस में है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए। क्योंकि बिकॉज मैंने आपको कल की जो वीडियो जो दी थी उसमें यही था कि मैंने सैंपल पेपर एनालिसिस किया था, हमारे क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस किया था, हमारे सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं, इवन दैट उनको भी मैंने एक वीडियो में डिस्कशन करके आपके पास पहुंचाए हैं। तो आप उन वीडियोस को डालिए, देखिए, और डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक आज दोबारा से शेयर कर रहा हूं आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, इसी के अंदर ये इसी का ही पार्ट है। आपको राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी, मटेरियल, टर्म्स, रिलैक्सेशन टाइम, नंबर ऑफ डेंसिटी, मास, चार्ज कैरियर इट, एक्सप्लेन इट्स दिस रिलेशन। रेजिस्टिविटी मेटल इंक्रीज दैट, सेमीकंडक्टर क्या हो जाए, डिक्रीज, राइज द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। वो टॉपिक जो हमने काम क्लास में किए थे वो तो एक टॉपिकली की बात हो रही थी, लेकिन यहां जो क्वेश्चन आने वाला है हमारे पास वो तो लैंग्वेज के साथ आएगा। तो उस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, वो क्वेश्चन के साथ हमें समझना है। आप ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस को आप समझिए ध्यान से, और समझ के ही आपको करना है। तो लास्ट में देखो उन्होंने बोला देखो नंबर, रिलेशन टाइम, नंबर, डेंसिटी, मास एंड चार्ज कैरियर, और लास्ट में क्या बोला, सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ये देखो मैंने यहां से इसको पकड़ लिया है, और ये बात किसके लिए बोला उसने, सेमीकंडक्टर के लिए बोला, कंडक्टर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हीटिंग एलिमेंट, जूल हीटिंग इफेक्ट एलिमेंट की बात हो रही है। यहां रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, R1 और R2 है, और ऑपरेट कांस्टेंट वेलोसिटी, constant supply voltage, we consume power P1 and P2 respectively, deduce an expression for the power their combination when they are turn in connected series और parallel। आपको पावर कैलकुलेट करना है सीरीज और पैरेलल के साथ, तो आपको आना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 3 तक के ही हमारे पास क्या थे, क्वेश्चन थे, तो ये आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 अभी आपके पास आ चुका है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ चुका है। तो देखिए चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है आपके पास, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल और रेडियस r, नंबर ऑफ टर्न्स n एंड कैरिंग करंट कितना है I। आपको बायो-सावर्ट लॉ बताना, B = म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, याद रखना। और अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछता है तब आपको बताना B = म्यू नॉट I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, r कैप हो जाएगा। तो याद रखिए। अब इसका बी पार्ट पूछ रहा है, टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स, ये जो आपके पास डायग्राम जो आपको शो कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कभी दे देता है और आपको सेंटर पे अब क्या निकलवाता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलवाता है, तब आपको बतानी है। तो आप इनको बायो-सावर्ट लॉ के और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं लेके आया हूं, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर नहीं है, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो होता है मेरे पास क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वलेंट म्यू नॉट समेशन आई। ये भाई साहब आपको आना ही चाहिए, आपके माइंड में बैठा लीजिए, बी डॉट डीएल इक्वलेंट म्यू नॉट समेशन आई, जो आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल होगा। इसके एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ deduce an expression for the magnetic
मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कुलर लूप पे एक्सिस पे बताना है, जो कितना होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के एक्सिस पे आप करके आते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, आपको डिराइव करने करंट कैरिंग लूप से, जो हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं, ये करंट कैरिंग लूप है, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इस फॉर्म में आ जाएंगे ऑब्वियसली। सेकंड बी पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं, सी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट 12 एम्पियर बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क 2.0 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर, ये वाला फिगर की बात हो रही है, वो इस वाले फिगर की बात हो रही है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्ट्रेट सेगमेंट्स ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, इसका देख के आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे डायग्राम के साथ क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही आएगा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड एट द इनसाइड ऑफ द एक्सिस बी म्यू नॉट एन आई, जिसका एक्सप्रेशन होता है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि एम्पियर्स इनको सोलेनॉइड को और टॉरॉइड को इसीलिए यूज देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, और दीज आर बेस्ड ऑन द एम्पियर्स लॉ। तो याद रखिए सभी बातें हमारे बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, एंड व्हाट रेस्पेक्ट टू ए टॉरॉइड डिफरेंट फ्रॉम ए सोलेनॉइड, ड्रॉ एंड कंपेयर द पैटर्न फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द टू केसेस। आज आपको ये बात याद रख लेनी है भाई साहब, तो ठीक है ना, ये आपको करना है, अच्छे से करना है। और इसका सी पार्ट में अभी डिस्कस कर रहे हैं, सी पार्ट जो है, how is the magnetic field, how is the magnetic field inside the given solenoid made strong, how is the magnetic field inside a given solenoid strong। भाई साहब इन सोलोनॉइड है तो उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिए। क्योंकि कोयल का जो पार्ट होता है वो अंदर वर्किंग करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रांगली क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो उसका रीजन मैंने आपको नोट्स में दे दिया है और आप उनको करिए और आप क्वेश्चंस देखिए। स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर ए फाइनाइट सोलेनॉइड, हाउ आर द फील्ड लाइन डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और ये क्वेश्चन तो आप बहुत वेरी वेरी ई वाला जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है। हाउ डज ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव एज ए मैग्नेट, या तो ये पूछेगा आपसे, अदरवाइज यही पूछा जा सकता है, प्रूव दैट ए स्मॉल करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए बार मैग्नेट। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, इनमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइजनेस की प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे, ये भी लग रही है कि बायो-सावर्ट लॉ कम और कूलम्ब्स लॉ में भी हमें क्या पूछा सकता है, डिफरेंट पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, वोकैबुलरी हमें याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैज डिफाइंड 1 एम्पियर। भाई साहब इसको थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस ले लीजिए इस क्वेश्चन को, और जो आपके पास जो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं वो आपके पास आया था F12 अपॉन में L1 इज इक्वल F21 अपॉन में L2 इक्वल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में क्या आया मेरे पास 2 पाई d। इस क्वेश्चन को आप इसको याद कर लीजिए। इफ करंट बिटवीन द कंडक्टर्स इज 1 एम्पियर, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज 1 मीटर, then the amount of force will be 2 into 10 to the power minus 7 Newton, that is called definition of 1 ampere। तो आज आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आई थिंक, और लग जाइए इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्वेश्चन ये। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको 101% भाई साहब क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप kept in uniform magnetic field B, indicate the direction of torque acting on the loop free to rotate, what would be the orientation stable equilibrium। आपको कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए rectangular plate is placed in uniform magnetic field,
ये रेक्टेंगुलर कोयल भी बोली जा सकती है, जिसका आंसर आता है टोर इक्वल एम बी साइन थीटा। उसके साथ स्पेशल केसेस का बिहेव लेके आपको एनालिसिस करना है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ Q मूविंग विद वेलोसिटी v presence in the both electric field E and magnetic field B obtain the condition under which particle move the अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फील्ड। ये भी आपको क्या बतानी है, उसी कंडीशन लेके करना है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो अदरवाइज 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत माइंडली अपने सेट कर ले कि आना ही आना है। अदरवाइज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी अपने आप में क्वेश्चन देता है। श्योर है इन चारों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो कि 5 मार्क्स में से आना है, और ऑब्वियसली देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिस्क्राइब ब्रीफली प्रिंसिपल एंड इट्स वर्किंग, आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आंसर ऑफ द फॉलोइंग देने, कोई बात नहीं है, हमें क्या क्या बताना है तो हम डिस्कस कर लेंगे अभी क्या क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर इसमें बोलता है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, why is necessary to introduce cylindrical soft iron inside the coil of the galvanometer। हम कोयल के अंदर एक सिलेंड्रिकल जो कोर यूज करते हैं उसका क्या यूज है वो आपसे पूछेगा, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। और इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक्सप्लेन गिवन रीजन, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इट इज द प्रोड्यूस। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम हमने अलग से बनाया था। और नेक्स्ट इसके अंदर डी पार्ट से जो अराइजनेस की चांसेस बनते हैं वो ये है, व्हाई इज दैट व्हाइल यूजिंग ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर as a voltmeter a high resistance in series required where areas in the ammeter shunt is used। मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर की जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक डिवाइस यूज कर रहे हैं और एक वायर ऐड कर देते हैं वो कौन है, शंट है। वो हमेशा लो रेजिस्टेंस का होता है, हाई का वो हम विल ऑलवेज एक लो रेजिस्टेंस है। जो वायर हमने ऐड किया है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में एक वायर ऐड किया उसको क्या बोलेंगे, शंट बोलेंगे। और अगर एमीटर बनाना है तो यही प्रोसेस रहेगी। अगर गैल्वेनोमीटर से अगर हमें क्या बनाना है, वोल्टमीटर, तो एक हाई रेजिस्टेंस का वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो वोल्टमीटर बन जाएगा। मैथमेटिकल एनालिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में लेके आ रहा हूं वो क्वेश्चन आपके लिए, तो डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, with the help of circuit show the moving coil galvanometer can be converted into ammeter given a range देनी है और write the necessary mathematical formula बताना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पास है, एक गैल्वेनोमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जान डालने वाला क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, जो एक मैथमेटिकल एनालिसिस के तौर पर आपसे पूछा जाएगा और आपको करके दिखाना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, हमेशा सीबीएसई का पेपर जो आता है बहुत टेक्निकल पेपर आता है, बहुत इजी पेपर आता है, बशर्ते बच्चे इससे डरते क्यों है, वो उनकी एक थोड़ी सी फोबिया होता है उनको, इसलिए आप आज ही बता रहा हूं कि ईच क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन रीड करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर रीड करना है और ऐसा लगेगा कि हमें अब ये क्वेश्चन आता है। हमें भागा दौड़ नहीं करनी है, हम भाग दौड़ के अंदर अरे उसका वो हो गया, उसका ये रह गया। हमें पेपर को हमेशा टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान से रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर पैटर्न भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे। देखिए, द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर मेजर
up to a V volt by connecting a resistance R1 in series with a coil. If resistance R2 is connected in series with it, then it can measure V by 2 volt. Find the resistance in terms of R1 and R2 required to be connected. Convert into a voltmeter that can read up 2 volt. याद रखना क्वेश्चन आप कहेंगे सर आप तो रीड करके हमें आंसर कैसे आएंगे। अगर इन केस एनी प्रॉब्लम होती है तो मैं लास्ट में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आपको प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। और बाकी मेरे स्टूडेंट्स मैंने आपको करवा दिया, मेरी जो क्लास के स्टूडेंट्स उनको हो चुका है। ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस जी इन द गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो 101% बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आपको करंट मैग्नेटिक मोमेंट और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बिटवीन क्या बताना है, रिलेशन बताना है, जो एम आई एस एम निकालते हैं और आपको आना चाहिए। मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता भी जा रहा हूं साथ साथ कि आपको थोड़ा सा याद रहे। हाँ, इसका बी पार्ट क्या पूछा है हमसे, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन। हमसे बी पार्ट पूछ रहा है भाई साहब, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस in a circular orbit, indicate the direction of magnetic dipole moment, use the expression, derive the indicate the direction of magnetic dipole moment or use expression to derive relation between the magnetic moment of a electron revolving the circle related to angular momentum। आपको मैंने बताया था कि आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके एंगुलर मोमेंटम आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू जो निकालनी वो वाला डेरिवेशन यहां काम आ रहा है भाई साहब, आपको आना चाहिए भाई साहब। बात क्लियर हो गई नहीं होगी, यहां तक हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 5 के भी कुछ इसमें से क्वेश्चन मैं आपके पास ही ऐड करके मैं ले आया था, तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, जो चैप्टर नंबर 6 से डायरेक्ट लिंक करता हूं मैं इसको। चलिए चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों मैंने क्या कहे हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली मैंने ऐड कर दिया है। वो देखिए, अब आप देखिए चैप्टर नंबर 6 में आपको मैं थोड़ा सा जल्दी इस बात को लेके मैं आपको बता देता हूं क्या आने वाला है, वो पॉइंट ही आप याद रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चैप्टर नंबर 6 की मैं अगर आपसे बात करता हूं, चैप्टर नंबर 6 में से मैं कह रहा हूं चैप्टर नंबर 6 और 7 क्वेश्चन कंबाइंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 6 और 7 बोथ आर कंबाइंडली सेट है। चैप्टर नंबर 6 से आपको मैं बता देता हूं, फैराडे लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लेंज लॉ आपके इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये प्रूफ करना है लेंज लॉ के एप्लीकेशन में कि लेंज लॉ इज ऑबे कंजर्वेशन एनर्जी, लेंज लॉ ऑबे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको प्रूफ करके दिखाना है। वो बार मैग्नेट वाला एग्जांपल लेना है, नॉर्थ पोल को पास लाते हैं नियर बाय द कोइल, तो क्या होता है उसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, साउथ पोल इज नियर बाय द प्लेस कोइल, देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तब आपको उसमें बताना है, वो आपको एग्जांपल लेके सेट करना है कि लेंज लॉ इज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी क्लास के अंदर। अदरवाइज उसके बाद हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और इन दोनों के अमाउंट ऑफ कैलकुलेट वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, जो मैं क्वेश्चन नंबर इसके अंदर बी में मैंने लिख रखा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड सेम द लेंथ हैविंग रेडियस r1 एंड r2। ये आपको आना चाहिए, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन से क्वेश्चन आएगा भाई साहब, श्योर है। लेकिन अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें से कि कपलिंग फैक्टर का भी मैंने आपको करवाया था। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी के कोयल के लिए बोल दे, चाहे सोलोनॉइड के लिए बोल दे, तब आपको दोनों में से किसी के लिए एक से कैलकुलेट करवाया जा सकता है, तो आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
फिर देखिए मैंने दोबारा म्यूचुअल इंडक्शन पे क्वेश्चन पे आ गया, तो मैं आपको बोल चुका हूं कि आप म्यूचुअल इंडक्शन को आप हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने हैं। और शो दैट द म्यूचुअल इंडक्शन, शो दैट mutual inductance of solenoid 1 due to solenoid 2 M12 the same of the that do 2 due to 1 M21। ये मतलब ये है 2-1 का मतलब मैग्नेटिक आपकी म्यूचुअल इंडक्शन है वो सेकंड कॉइल के लिए किसके लिए है, फर्स्ट के लिए है। 1-2 का मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड 1 ड्यू टू सोलेनोइड किसके लिए आ गया 2, मैंने लिखा है क्वेश्चन के अंदर ऐसे। वही बात दोबारा आ गई। सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस बोलिए, इसकी यूनिट बताइए, हेनरी होती है, डायमेंशन M1 L2 T-2 A-2 होता है, आपको याद होना चाहिए। डिराइव एक्सप्रेशन मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, क्वेश्चन नहीं आने से पहले ही बोला था आपको कि डिराइव एन एक्सप्रेशन सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ द लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, हैविंग एरिया A, नंबर ऑफ टर्न्स N ऑफ द पर यूनिट लेंथ में आपको बात करके बतानी है। भाई साहब 101% पूछेगा। मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 वाली आपको कैलकुलेट करके बतानी है, मैंने लिख भी दिया है 1/2 Li²। वर्क डन जो कैलकुलेट करते हैं इंडक्टेंस में वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इतने क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं तो मैं कहता हूं आपको यहां तक भी आप 80 to 85% हर चैप्टर से आप क्या करते जा रहे हैं, कैलकुलेट करते जा रहे हैं। रही बात न्यूमेरिकल की फोबिया का, वो नेक्स्ट की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहां तक ही आइए जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आ चुका है। यहां से हम चैप्टर नंबर 7 पे आ चुके हैं, यहां से बिल्कुल। तो चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आ चुका है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन द पीक एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एसी सर्किट। ये आपको आ जाना चाहिए, बात क्लियर होगी नहीं होगी। रिलेशन पीक वैल्यू में हम करते हैं, क्या होता है आई आरएमएस इक्विवेलेंट क्या होता है आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, जिसकी वैल्यू आती है आई आरएमएस 0.0707 आई नॉट। क्लियर है नहीं है? आपको ये आनी चाहिए। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द पीक वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन सर्किट, आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए अब रेजिस्टेंस जब ऐड होता है तो करंट और वोल्टेज आर सेम इन फेज। मैं आज आपको बता रहा हूं रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों में एक ही टिप्स आपके काम आने वाली है, बाकी कोई भी काम आने वाली नहीं है। पूरी वीडियो को देखेंगे तब आपके पास बहुत अच्छे एनालिसिस आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को बीच में डायरेक्ट फॉर्मूले से टिक करके बताया है आपको। इस क्वेश्चन की सीरीज में इतना सब कुछ डेरिवेशन बहुत इंपॉसिबल होते हैं, बताए नहीं जा सकते हैं, इसलिए सॉरी फॉर दैट। लिखिए when resistor, इंडक्टर और कैपेसिटर, these are हमें 3 डिवाइसेस की बात करनी है। when resistor is connected then current and voltage are same in phase, याद रखिए। in inductor case current is lag by voltage with pi/2, अगर if current is lag then voltage is lead, और in condition of capacitor voltage is lag, current is lead, always leading and lagging with pi/2 angle। आपकी ये बात माइंड में अच्छे से आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, और इनको थ्योरेटिकली कैसे बनाया वो क्वेश्चन नंबर ये बोल रहे हैं 5 बोल रहे हैं। हम देखते हैं। शो दैट एन एसी सर्किट कंटेनिंग ए प्योर इंडक्टर द वोल्टेज अहेड और लैग, अहेड का मतलब बढ़ना और लैग का मतलब डाउन होना, याद रखिए। अहेड ऑफ द करंट बाय pi/2 इन फेज, यहां से आपको क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा ये कौन सा है। अब देखिए करंट प्योर इंडक्टर, द वोल्टेज इज अहेड, ये मैंने नहीं बोला है, ये इसने बोला है वोल्टेज इज अहेड ऑफ ए करंट। इट मींस वोल्टेज है वो करंट से इंक्रीज हो रहा है, अहेड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो करंट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कितना जाएगा, जितना ये ऊपर आया है ना उतना ही वो नीचे जाएगा। pi/2 ही वेरी होगा, इसे ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। माइंड के अंदर याद रख लीजिए बात अच्छे से। तो याद रखिए इसकी इक्वेशन जो होती है करंट की आपको बता देता हूं। I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या होता है pi/2 होता है, ये याद रखिए। आप इस चीज को माइंड के अंदर बैठा लीजिए। अगर यही बात यहां बोल देता वोल्टेज इज अहेड को छोड़ देता मान लो, और यहां बोल रहे लेग ऑफ करंट विद pi/2 इन फेज, इट मींस आपके पास कौन से की बात कर रहा है, कैपेसिटर की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? दोनों को एक साथ ही ऐड किया जा सकता है दोनों की, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे साथ पूछेगा 101%।
पॉइंट नंबर बी मैं आपके पास डिस्कस करता हूं। ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ द लेंथ एल extending from the east to west in falling with the speed v with the right angles to horizontal component of the earth magnetic field b। आपको बताना है, याद रखिए, डेरिवेशन आपको करके दिखाना है, छोटा डेरिवेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस ऑफ द वायर। आपको क्या बतानी है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है, वो आपको कैलकुलेट करनी है। भाई साहब यहां से क्वेश्चन आएंगे और हम मिलेंगे कितने को, 6 को, कितने बजे, 2 o'clock। याद रखिए 2 o'clock मैं तुरंत लाइव आऊंगा, आपका पेपर 1:30 में फिनिश होगा। जब तक मैं आपके पास लाइव आपको दिखाई दूंगा और आप मेरे से मिलेंगे। देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, क्या है इंड्यूस ईएमएफ, आपको बतानी है डायरेक्शन ऑब्वियसली आप बता पाएंगे, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन और विच इज एंड द हायर पोटेंशियल, जहां जो एंड जो होता है, जहां से करंट फ्लो होता है ना, करंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट इनमें जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो वो हायर इनिशियल एंड का ले लेंगे, उस कंडीशन में आप हायर पोटेंशियल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ ए सीरीज एलसीआर सीरीज कनेक्टेड एसी सप्लाई। एलसीआर सीरीज में आपको इंपीडेंस बतानी है Z, जिसकी वैल्यू होती है Z इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और जिसमें फेज आता है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टेन थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, जिसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आप बात कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। आपको कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपके साथ करवा चुका हूं, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर वाले पॉइंट पे आप आ जाएंगे। और एक्सप्लेन ब्रीफली द फिनोमेना ऑफ द रेजोनेंस इन द सर्किट, यूज द ट्यूनिंग मैकेनिज्म, रेडियो और टीवी। इट कैन बी, बिकॉज मैंने आपको बताया रेजोनेंस सर्किट में एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो रेजोनेंस सर्किट होता है। इन दिस कंडीशन एक्सएल इक्वल एक्सी होता है, ओमेगा एल इक्वल ओमेगा सी बोल देंगे, ओमेगा एल इक्वल एक्सएल होता है, ओमेगा सी इक्वल 1/xc होता है। याद रखिए, फिर आपके पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1/LC, ओमेगा इक्वल 1/√LC, ओमेगा इक्वल 2πfr होता है, तो fr इक्वल 1/2π√LC। ये आप याद रखिए, आपके पास आ जाना चाहिए ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वलेंट Vm बोला, यहां Vm मत लीजिए, आप V नोट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है। V नोट साइन ओमेगा टी अप्लाई टू ए सीरीज LCR series circuit, derive current given by the I equal I naught sin omega t plus theta, deduce an expression average power dissipated in the cycle, complete one cycle के लिए आपसे पूछा है, ये बात आप याद रखिए, आपको आना चाहिए और इसको कर लेना। ये क्वालिटी फैक्टर मैं पहले बोल चुका हूं, एसी सर्किट बोल चुका हूं, why the quality factor have the high value in the receiving circuit, नेम ऑफ द फैक्टर इट डिपेंड। जो एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने, उसके बाद हमने जो टॉपिक करते हैं क्वालिटी फैक्टर में बात करते हैं, एलसीआर बैंडविड्थ करते हैं, और किसके लिए बात करते हैं, बैंडविड्थ हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया, और रेजोनेंस की बात करते हैं, उसमें उनको फैक्टर के बताने कैसे कौन कौन से पे कौन डिपेंड करता है वो आपको करना है। ये बात आ गई। फिर न्यूमेरिकल की, एलसीआर सीरीज सर्किट में इंडक्टर एक कनेक्टेड है, उसके वैल्यू दी हुई हमारे पास नैनोफेरेड है, नैनोफेरेड का मतलब हो गया कैपेसिटर, मिली हेनरी कनेक्टेड है, मतलब यहां पर कौन आ गया, इंडक्टर आ गया। तो कोई ऐसे नहीं कहे सर यहाँ तो एल दे दिया, यहाँ सी नहीं दिया और यहाँ तो आर दे दिया। तो अब आपको भाई साहब यहाँ इसकी यूनिट से पकड़ना है, कैच करना है कि फेरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, तब आपको आना चाहिए। और कनेक्टेड टू ए ऐसी सोर्स हैविंग पीक वोल्टेज 100 वोल्ट, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए पार्ट 1 है, एंडिंग की ओर चल रही है अभी। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए स्टेप ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स वर्किंग।
आपको क्या बताने हैं, ट्रांसफार्मर बताना है, उसकी वर्किंग और इसके टाइप्स बताने हैं, वो हमारे पास आना चाहिए। आप कहेंगे सर आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन वाइज भी अगर आप कर लेंगे सब कुछ कैलकुलेट तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आना है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंडरी वोल्टेज एंड द सेकेंडरी करंट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आपको बतानी है। हाउ इज द पावर ट्रांसमिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द रिड्यूस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पावर सप्लाई की बतानी है डिस्टेंस एरिया में, तो डिस्टेंस डन विद द यूज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स, इसमें कैसे होता है कि अब हम कैसे उसको सप्लाई कर पाएंगे, उसमें मैं थोड़ा सा हिंट देके जाता हूँ। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आपको एनालिसिस कर लेना है। फिर ये है यहाँ फिर दोबारा से एक न्यूमेरिकल लेके आए, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स पावर एट 2200 वोल्ट विद ए करंट of a 5 ampere to step down transformers with an primary winding having 4000 turns. Calculate the number of turns and the current and the secondary in the order to get output power in 220 volt. ये आपको न्यूमेरिकल है, इन सब की मैं क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करवा चुका हूं, वही क्वेश्चन आपको करने हैं। और जो अदर स्टूडेंट्स हैं बेचारे, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनके लिए मैं बैठा हूं। मैं लास्ट में मेरे मोबाइल नंबर और मेरे के लिंक वो मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें सब कुछ आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट ए लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, डज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप अप इट मींस लो टू कन्वर्ट हाई, स्टेप डाउन हाई टू इट मींस लो। तो ये आपको ट्रांसफार्मर्स क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, क्लियर है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, राइट एनी टू सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर्स। एनी कोई भी आपको टू सोर्स बताने हैं जो एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर्स के ध्यान रखिए, कॉपर लॉस हो गया, हिस्टेरेसिस लॉस हो गया, एडी करंट्स हो गए, ये आपको बताने हैं, बस जनरली मैंने आंसर ही बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। व्हाई इज द ईएमएफ मैक्सिमम व्हेन द प्लेट ऑफ द आर्मेचर पैरेलल इन द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर किसका है, 6 का है। एसी जनरेटर आपको याद रखना, जिसका आंसर आता है E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको बोलते हैं हमारे पास जिसके इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। और E नॉट कितना होता है, E नॉट होता है मेरे पास मैक्सिमम BA ओमेगा एन, जो इसको बोलते हैं मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोला जाता है जिसको, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात क्लियर हो गई होगी शायद। चलिए अब हम पार्ट 2 की ओर भी जल्दी आने वाले हैं। अच्छा देखिए, इसी एरिया तो एसी जनरेटर में बात कर रहे हैं, अदरवाइज हमसे क्या पूछेगा, बी पार्ट हमसे क्या पूछेगा, द कोइल ऑफ एन AC generator having n turns each of area is a with constant angular velocity omega, reduce the expression for the alternating EMF generated in the coil। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और the what is the source of energy generation in the device। इस डायग्राम के अंदर जब बात करते हैं इसी जनरेटर में, ऐसे कौन से सोर्स हैं जो एनर्जी के लिए काम करते हैं वो आपको बताने हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, व्हाट इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी शो दैट द पोलैरिटी induced EMF coil is always such that it tends to produce a current which oppose the charge and the magnetic flux that is produce it। ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पर लेकिन इतना ज्यादा सीरियस इस क्वेश्चन को लेने की नीड नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपसे, इतना नहीं पूछेगा। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is continuously increasing। प्लॉट ए ग्राफ showing the variation of the magnetic flux versus of the current, induced EMF versus of the di upon में dt, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड versus of the current। ये आपको आना चाहिए भाई साहब,
और ये आया तो आपको भी आया तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। और ये पार्ट 1 के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। और यहां भाई साहब मैं आपको पार्ट 1 जहां मेरा फिनिश हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक पार्ट 1 की क्लास हमारी एंड होती है। और अगर इफ एनी केसेस यू हैव एनी डाउट, माय कांटेक्ट नंबर विल बी देयर 9660495426। दीपक कुमार, आप कभी भी आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्यूरी है, आप मेरे को पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आज फिर आपके साथ एक प्रॉमिस कर रहा हूं, ये पार्ट 1 में लगभग मैंने अराउंड 40 के क्वेश्चन के अराउंड मैंने डिस्कस किया है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपके लिए मेन एग्जाम का जो पेपर होगा उनमें से क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। दोबारा से बोल रहा हूं, हम 6 को 2 o'clock दोबारा लाइव आके इस पेपर को डिस्कशन करेंगे। आपको दोबारा हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो मैं आपको कहूंगा ये क्वेश्चन मैंने इतने नंबर वाले पेज पे किया था और आप देख सकते हैं मैं दोबारा आपको साथ डिस्कस कर चुका हूं और ये आपको क्वेश्चन मैंने भेज दिए। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट।